यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर यहाँ पर 12, ठीक है, टेस्ट नंबर 12। और ये दृष्टि है, इसका यहाँ पर पेपर है, राइट। यहाँ पर जो सेक्शनल टेस्ट है वो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और उसके बाद ये खत्म होने के बाद फुलिंग करेंगे, ठीक है, दृष्टि का। और हम लोग अपना यहाँ पर यूकेटी का फुल यहाँ पर 1 कर चुके हैं, और यूकेटी का फुल टेस्ट यहाँ पर दूसरा जो 6 नंबर रहेगा वो कल आपको मिलेगा इसी टाइम पे, है ना। आते स्टार्ट करते क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर एक बात और देखो, अभी यहाँ पर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी हमने यहाँ पर कुछ 3 पेपर करीब यहाँ पर उसके भी कराए हुए हैं, जैसे कि क्या है, मेंटरशिप दृष्टि का, वो यूपीएससी के लिए, आईएएस प्रीलिम्स के लिए। लेकिन आप यूपी पीसीएस में भी हेल्प ले सकते हो उससे। अगर आप टेस्ट 3 सॉल्व कर रहे हो तो उसको भी सॉल्व करो, मेंटरशिप वाले को काफ़ी क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिलेंगे आपको। मैं दिखाऊंगा अभी आपको जब एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि देखो टॉपिक तो चेंज नहीं होना है। अगर वैसे क्योंकि लेवल भी यूपी पीसीएस का काफ़ी अच्छा रहता है पूछने का क्वेश्चन का, तो वहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो। 3 पेपर में करा चुका हूँ, है ना, चैनल पर ही है। स्टार्ट करते क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं यहाँ से। बाकी कुछ पूछना रहेगा टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ दें यूपीएससी नॉलेज ट्रैक चैनल पे अपने। आते क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेपो दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रेपो दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सरकारी जो प्रतिभूतियां होती है, ट्रेजरी बिल होते हैं और बॉन्ड होते हैं, उनकी संपार्श्विक जो कोलेट्रल होते हैं उसके एवज में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। पहला सही है। सेकंड, रेपो दर में वृद्धि समानता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता करती है। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात भी करेक्ट है आंसर इसकी, है ना, सेकंड भी करेक्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 1 और 2 दोनों करेक्ट है। देखो रेपो रेट का क्या प्रभाव पड़ सकता है, रेपो रेट जो है इस पर जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने से कैन में से क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो एक तो प्रभाव पड़ेगा कि बैंकों का जो उधार लेना है महंगा हो जाएगा, ठीक है, ऋण ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, पॉइंट टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मांग धन की आपूर्ति क्या कम हो जाएगी, और मुद्रास्फीति कम हो जाती है। लेकिन जब आरबीआई रेपो दर घटाता है, बढ़ाने की बात मैंने बताई, और जब घटाएगा तब क्या होगा, घटाएगा तो भी आपकी 4 बातें कौन कौन सी, जब बैंकों द्वारा उधार लेना सस्ता हो सकता है, ठीक है, ब्याज की दरें कम हो जाएंगी, वही जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा जो मैंने बड़ा बताया था, उसमें घटे में तो सब अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि क्रेडिट और निवेश में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास में प्रोत्साहन मिलेगा। इस पॉइंट आउट कर लो, आंसर यहाँ से करेक्ट है। देखो एक क्वेश्चन से कई चीजें आपको समझ आनी चाहिए, क्या क्या जरूरी नहीं कि सेम चीज आप क्वेश्चन पूछे। इस वजह से आपको जितना टॉपिक आते जा रहा है वो सब टॉपिक आपको जाकर डीप में पढ़ना है। जैसे कि रेपो रेट क्या होता है ना, बैंक को आरबीआई को यहाँ पर कैसे, यहाँ पर इसमें रेपो रेट कैसे काम करेगा, तो एक एक पॉइंट जाके आप इसको पूरे डीप में पढ़ो। कौन सी बुक से पढ़ना है, कोई नोट्स वोट से नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके पास संजीव वर्मा बुक है तो उससे पढ़ो, है ना, या तो आप पढ़ सकते हो नोट्स, अगर परचेस करना चाहते हो तो नोट परचेस कर सकते हो। किनका अच्छा रहेगा नोट्स, आपका श्री राम मैया से ना, उसका भी अच्छा नोट्स है इकोनॉमिक का, और रामेश्वर सर का भी नोट्स अच्छा रहेगा, वहाँ से भी कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन, वहाँ से पढ़ो, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निरपेक्ष और सापेक्ष निर्धनता के बारे में विचार करना है। निरपेक्ष निर्धनता का मापन समाज में जो विभिन्न वर्ग है उसकी आय के स्तरों की तुलना करके करते हैं। सेकंड का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, पहला गलत है, क्योंकि जो गरीबी जो होता है, निरपेक्ष गरीबी उस स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें कोई व्यक्ति अस्तित्व के लिए आवश्यक न्यूनतम जीवन निर्वाह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, पूरा करने के लिए असमर्थ होता है ना। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड बात है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है न्यूनतम निर्वाह आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थता, ये भी गलत है, क्योंकि सापेक्ष गरीबी समाज के अन्य लोगों की आय जीवन स्तर की तुलना में गरीबी को संदर्भित करती है, राइट। तो दोनों बातें यहाँ से क्या होंगी, इसकी गलत है। और गरीबी उस स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं को भोजन जैसे कपड़े, आश्रय, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है, वही गरीबी हो गई, है ना। और गरीबी क्या है, इसको व्यापक रूप से निरपेक्ष गरीबी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी के सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी में वर्गीकृत कर सकते हैं। दोनों बातें याद रखना, दोनों बातें गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से निर्धनता का आकलन को आकलन समिति को प्रारंभिक से नवीनतम के लिए सही कालक्रम को लगाना है। आंसर क्या होगा, तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तीसरे का आंसर हो जाएगा, एक तो पहले लगाएंगे तो वाई की अलग समिति, ठीक है, उसके बाद DT लकड़वाला समिति, राइट, और उसके बाद पहला आपका जाएगा सुरेश सदलकर समिति, वाई की अलग समिति दूसरा, 2 4 है ना, 1 2 सही आंसर है इसका। आगे आते हैं, तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से ए करेक्ट है, राइट।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन से आयाम वैश्विक बहुआयामी निरंतर सूचकांक की गणना में शामिल होते हैं? चौथे का आंसर हो जाएगा जो शामिल होते हैं ये, एक तो भोजन, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, आवास और परिवहन, इनको शामिल किया जाता है। और यहाँ पे इसमें आपको जो आंसर हो जाएगा चौथे का ये हो जाएगा सी करेक्ट है, 1 2 4, है ना। एक शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, आय इसमें नहीं होता है ना। 1 2 4 इसका करेक्ट होगा, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? ग्लोबल बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ये जो व्यक्तियों के परिवारों जो होते हैं समुदाय है, उनके अनुभव किए जाने वाले कुछ अभाव को दर्ज करता है। आय आधारित गरीबी उपाय के विपरीत एमपीआई जो होता है ये मौद्रिक आय से गरीबी की पहचान करता है और मानवीय संरचना को व्यापक डेटा क्षेत्र प्रदान करता है, ठीक है। तो ग्लोबल एमपीआई के आयाम है कौन? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। आगे आते क्वेश्चन कौन सा होगा? 5वां, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निरूपण वक्र द्वारा, लॉरेंज वक्र द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर 5वें का हो जाएगा आय असमानता का आंसर करेक्ट होगा। लॉरेंज वक्र जो होता है इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में आय या धन के जो वितरण है उसके दर्शाने के लिए आप कर सकते हैं, जैसे कि जनसंख्या का संचयी प्रतिशत, ठीक है, और आय धन का संचयी प्रतिशत, दो यहाँ से करेक्ट 5वें का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गिनी गुणांक के संबंध में विचार करना है। गिनी गुणांक आय यह संपत्ति की समानता का एक मानक होता है। छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है? छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, शून्य का मान समानता को दर्शाता है। शून्य का जो मान होता है ये पूर्ण समानता को दर्शाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि 0 का मान पूर्ण समानता दर्शाता है जबकि सभी आय समान है। और 1 का मान क्या होता है? पूर्ण समानता इसको दर्शाएगा, जहां एक व्यक्ति को पूरी आय प्राप्त होती है और वहीं बाकी सभी को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो याद रखना है सब बातें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है, निश्चित दिए गए पर अभिकथन और कारण है। अभिकथन बोले समावेशी समृद्धि गरीबी और असमानता को कम करने में योगदान करती है। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही है। सेकंड, समावेशी समृद्धि मुख्य रूप से ट्रिकल डाउन सिद्धांत पर क्या करता है? आधारित होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर यहाँ से, अच्छा आर गलत होगा ना। देखो आर वाला गलत इसलिए क्योंकि समावेशी समृद्धि का मुख्य रूप से ट्रिकल डाउन सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ये बात गलत है ना। क्योंकि ट्रिकल डाउन दृष्टिकोण ये मानता है कि समाज के शीर्ष स्तरों में उत्पन्न आर्थिक विकास अंत बढ़े हुए जो निवेश होते हैं इसके रोजगार और उपभोग के माध्यम से गरीबों तक जो वर्ग है उसमें पहुंचना, ठीक है, ये एक तरह से ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है। हालांकि समावेशी विकास मुख्य रूप से ट्रिकल डाउन प्रभाव पर निर्भर नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और होता क्या है ट्रिकल डाउन, मैंने आपको बताया। और ये विकास के लाभों को स्वचालित रूप से नीचे मतलब रिसाव का इंतजार करके यहाँ पर बजाय इक्विटी और भागीदारी के साथ विकास पर आधारित होता है। पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है। 7वें का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। 8वां बोला है कि कुजनेट्स वक्र के बारे में विचार करना है, ठीक है। कुजनेट्स वक्र एक उल्टे यू के आकार के संबंध को दर्शाता है। क्या होगा? क्या होगा बताओ? देखो पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, हाँ। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्यों करेक्ट है? देखो किस लिए करेक्ट है? क्योंकि कुजनेट्स वक्र जो होता है इसमें 1955 में साइमन कुजनेट्स द्वारा प्रस्तावित ये परिकल्पना थी और ये आर्थिक विकास और समान आय की समानता जो होती है उसके बीच संबंध को वर्णन करता है। वक्र सुझाव देता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है और आय समानता पहले से बढ़ती है फिर घटती है। ये सुझाव नहीं देता है कि असमानता लगातार बढ़ती रहती है, ठीक है, ये नहीं देता है, ध्यान रखना है। क्या सुझाव नहीं देता है? कि असमानता लगातार बढ़ती रहती है ना, ये। और उसके बजाय ये आर्थिक विकास के प्रति व्यक्ति आय और असमानता के बीच उल्टा यू के आकार को प्रस्तावित करेगा, ठीक है। सेकेंड यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर डी 8वें का करेक्ट है। क्वेश्चन 9 आते हैं। 9 बोला है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी संवर्धी दर जो है इसके बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा? जीडीपी जो है ये समवर्ती किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि के दौरान
उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को वृद्धि को दर्शाता है। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जीडीपी वृद्धि जो है किसी समय अवधि में जो आमतौर पर वार्षिक या तिमाही रूप में मापी जाती है, किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मूल्य में वृद्धि को संदर्भित करती है। पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, जीडीपी में समृद्धि अकेले ही किसी समाज के समग्र कल्याण को मापने के लिए पर्याप्त होती है। सेकंड बात गलत है। हाँ, सेकंड गलत हो जाएगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि जीडीपी वृद्धि के कारण सांकेतिक जीडीपी वृद्धि और दूसरा होता है वास्तविक वृद्धि जीडीपी, है ना। इसमें यहाँ पर अकेले ही समाज में मापने में पर्याप्त नहीं होगी, है ना, ये गलत है। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट है उसके बारे में 2025 के बारे में विचार करना है। इसके संबंध में देखते हैं। पहली बात है, पहला बोला है कि आइसलैंड को रिपोर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, जबकि दक्षिण सूडान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। क्या होगा? 10वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है। सोचो, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, भारत मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में 2025 में 130वें स्थान पर रहा है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट हो जाएगी। हाँ, ये भी करेक्ट है। दोनों से ये आंसर क्या होगा? 1 और 2 सी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 11 नंबर, अभिकथन कारण। अभिकथन ने बोला है कि मानव विकास सूचकांक जो है HDI, इसको केवल जीडीपी की तुलना में विकास अधिक बेहतर संकेतक माना जाता है। 11वें का पहला क्या होगा? 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या देखते हैं? 11वें का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है ना। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन आर बोला है कारण। कारण आर बोला है कि HDI में आय के अतिरिक्त सामाजिक संकेतकों को भी सम्मिलित किया जाता है। आर क्या होगा? आर भी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या सोचो, आर भी करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी करता है। दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? 11वें का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 12 आते हैं। 12 बोले किस रिपोर्ट ने सतत विकास की अवधारणा जो होती है, सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? आंसर क्या होगा? बताओ। 12वें का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या? करेक्ट आंसर यहाँ से आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर इसका 12वें का सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। सतत विकास लक्ष्य जो है उसके बारे में, सतत विकास लक्ष्य के बारे में विचार करना है। इसमें 15 ऐसे सतत विकास लक्ष्य हैं जिसकी अवधि 17 वर्ष है। 13 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है ना, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य में जो है प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों को एक समूह में जोड़ता है। सेकंड, ये विधिक रूप से बाध्यकारी है, यहाँ पर बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली वन, अच्छा दोनों गलत है, दोनों गलत है। आंसर डी। क्वेश्चन 14 14 बोला है आरक्षित नगदी निधि अनुपात CRR के बारे में सामूहिक तरल निधि अनुपात SLR, कौन सा कथन सही होगा इसमें? 14 में बताना है आपको। 14 में कौन सा करेक्ट है ये बताना है। 14 में जो करेक्ट है आंसर, एक तो यहाँ पर पहला बोला है कि CRR किसी बैंक की निवल मांग और जो मियादी देयता होती है उसका भाग होता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास नकदी शेष के रूप में रखा जाना अनिवार्य होता है। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, SLR किसी बैंक की NDTL का वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे अर्थ सुलभ परिसंपत्तियां जैसे नगद, स्वर्ण या अनुमोदित प्रतिभूतियां जैसे स्वतंत्र बैंक के पास बनाए रखना आवश्यक होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है ना, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 14 का आंसर सी। 15 आते हैं 15। निम्नलिखित में से आर्थिक योजनाएं जो है उसकी और प्रस्तावक है उसके युग्म के बारे में सही सुमेलित है, कौन सा बताना है? यहाँ पर जो सही सुमेलित है 15 में आंसर हो जाएगा बॉम्बे प्लान JR टाटा और GD बिरला, ठीक है, और पीपल्स प्लान MN रॉय इसका करेक्ट आंसर होगा। दो बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं, ठीक है। और क्या होगा? गांधीवादी योजना प्रस्तावित करता कौन थे? श्रीमन नारायण अग्रवाल, ये नहीं थे। सर्वोदय योजना कौन थे? सर्वोदय योजना में थे आपका कौन? जयप्रकाश नारायण। ये गलत हो जाएगा, दोनों गलत है। आंसर 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 16, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। रणनीति, नारा और यहाँ पर योजना जो कब है, ठीक है। 16 में देखते हैं। 16 का हो जाएगा, यहाँ बोल रहा है ये कि गरीबी हटाओ
गरीब बेटा क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका पंचम पंचवर्षीय योजना, है ना। आगे आगे आपका है हेरोडोमर रणनीति प्रथम पंचवर्षीय योजना, राइट। उसके बाद सी चौथा मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीव्र एवं समावेशी समृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना। 16 का आंसर ए करेक्ट है। 17 है मल्थस की जनसंख्या जो सिद्धांत है उसके बारे में विचार करना है। इसमें से कौन सा सही है चारों बातों में। यहाँ पर जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा, यदि जनसंख्या पर नियंत्रण ना हो तो वह खाद्य आपूर्ति से अधिक बढ़ने की प्रवृत्ति रखेगी या रखती है ना। क्योंकि माल्थस जो बताते थे उन्होंने 1798 में 1798 में क्या किया था, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में प्रतिपादित किया था कि यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति के बीच जो संबंध होता है उसकी व्याख्या करेगा। ठीक है, जनसंख्या ज्यामिति के रूप में बढ़ेगी जैसे 1 2 4 8 16 ऐसे करके, है ना। और खाद्य आपूर्ति में अंकगणितीय रूप में बढ़ेगी जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके, है ना। तो याद रखना है आंसर 17 का सी। 18 नंबर है नीति आयोग के बारे में विचार करना है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। 18 का पहला स्टेटमेंट पता होगा सबको क्या होता है या नहीं, पहली बात ऐसे सही है। नीति आयोग एक शासी परिषद है जिसमें राज्यों और मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल शामिल होते हैं। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात भी करेक्ट है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को की गई थी, गलत है, 1 जनवरी 2015 को की गई थी, ना कि 16 को। 1 2 करेक्ट है, ये आंसर है। 119 नंबर है कौन सी नीति आयोग की पहल है, इसमें से बताना है। 19 में नीति आयोग की पहल है कौन सी, बताओ। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की पहल है, करेक्ट है। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंडेक्स है ये भी है। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक ये भी है ना। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये भी है, राइट। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 19वें का डी करेक्ट है। अगर इसमें बोले कि नीति कौन कौन से सूचकांक जारी करता है तब क्या लिखोगे, लिख लो नोट करके, इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं पॉइंट। एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है, नीति आयोग, ठीक है। और स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक नीति आयोग, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग, जल समग्र प्रबंधन सूचकांक नीति आयोग, निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग। तो ये सब पॉइंट नोट कर लो जितने यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट बताए इंपॉर्टेंट। आगे आते क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। कौन शामिल नहीं है, आंसर हो जाएगा 20 का, ऐसे क्या होगा 20 का हो जाएगा शामिल जो नहीं है ये 3 और 4 नहीं है इसमें से। देखो बलिया और कानपुर क्या होगा इस जिले में, जो उत्तर प्रदेश के जिले में आकांक्षी जिले में शामिल नहीं है। कौन सा, बलिया और कानपुर, है ना, याद रखना है आपको। इसकी पहल क्या होती है, आकांक्षी जिले होते हैं क्या पहल होती है इनकी, इस पर ये स्वास्थ्य वित्त पोषण शिक्षा कृषि वित्तीय समावेशन बुनियादी ढांचे इस पर जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये शामिल नहीं होगा, याद रखना है आपको। आगे आते हैं क्वेश्चन 21 नंबर है आत्मनिर्भर भारत एराइस ANIC कार्यक्रम के प्रमुख रूप से बढ़ावा देना होता है। तो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, भारत आत्मनिर्भर भारत एराइस कार्यक्रम मुख्य रूप से बढ़ावा देता है किसको। देखो ये बढ़ावा देता है, करेक्ट आंसर 21 का हो जाएगा सी, स्टार्टअप्स और लघु मध्यम उद्योग के बीच अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने को। सी क्या होगा 21 का करेक्ट आंसर है ना। 22 नंबर आते हैं और इसका उद्देश्य होता है कि नवीन उत्पादों और समाधान जो होते हैं उनको एक निरंतर प्रवाह प्रदान करना, जहां केंद्र सरकार ने मंत्रालय विभाग संभावित पहले खरीदार बनेंगे और ये नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा भी है। आगे आते क्वेश्चन 22 राष्ट्रीय लेखांकन के बारे में विचार करना है। जीएनपी में विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय शामिल होती है। 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर एनएनपी के बराबर होती है, ये बात गलत है ना, ये बात गलत होती, क्यों, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम है ना, राष्ट्रीय आय बोला है कि बाजार मूल्य पर बराबर होगी, राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर एनएनपी के बराबर होगी। तो देखो राष्ट्रीय आय जो होती है नेशनल इनकम जो होती है ये बराबर तो नहीं होगी 22 में, दूसरा तो गलत हो जाएगा यहाँ से।
साधन लागत रणनीति पर जो एनएनपी होती है, एनएनपी माइनस प्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, इसको लेकर के यहाँ पर गलत होगा स्टेटमेंट सेकंड वाला ना। राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर एनएनपी के बराबर नहीं होती है, ये गलत होगा। 1 यहाँ से क्या इसका करेक्ट होगा आंसर, तो डी आंसर होगा। ठीक है, जाके टॉपिक आपको थोड़ा सा रीड करने वाला और राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, नाम मात्र और वास्तविक जो जीडीपी है उसके बारे में विचार करना है। नाम मात्र जीडीपी की गणना चालू वर्ष की कीमतों के उपयोग करके की जाती है। 23 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 23 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, वास्तविक जीडीपी को आमतौर पर नाम मात्र जीडीपी की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक मानता है। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगा, है ना। वास्तविक और नाम मात्र, और एक होता है सांकेतिक जीडीपी, जो मैंने बताया अभी, सांकेतिक या बोल सकते हो आप इसका नाम मात्र जीडीपी, है ना। वास्तविक जीडीपी और इसकी विशेषता क्या होती है, सांकेतिक जीडीपी या नाम मात्र की, ये चालू कीमतों पर मापा जाता है और मुद्रास्फीति के प्रभाव को शामिल करता है, और उच्च उत्पादन उच्च कीमतों या दोनों के कारण बढ़ सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पॉइंट पकड़ो, आप सिर्फ क्वेश्चन रटो मत, चीज़ों को रटो मत, पॉइंट पकड़ो क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। 24 नंबर है 24 बोल रहे नीचे देखे भी कथन और कारण है, देखते हैं। अभी कथन बोला कि जीडीपी की गणना उत्पादन विधि को मूल्य वर्धित करके विधि के समान के नाम से किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड बोला कि ये उत्पादन के प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर विचार करके दोहरी गणना से बचाता है। एकदम करेक्ट है, क्योंकि मूल्यवर्धित या अंतिम वस्तुओं की सीमा पर विचार करके दोहरी गणना या डबल काउंटिंग से बचाएगा। दोनों बातें करेक्ट हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट है। 25 नंबर है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में विचार करना है। जीडीपी में वृद्धि से आय का समान वितरण होता है। पहला 25वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि आय वितरण की अनदेखी की जाती है। जीडीपी कुल आय को मापता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि आय किसे प्राप्त होती है। ये समानता की सीमा क्या होती है ना। किसी देश की जीडीपी अधिक हो सकती है, लेकिन उच्च गरीबी और उच्च आय समानता को भी बता सकता है वो, है ना। तो पहला गलत होगा। जीडीपी में वृद्धि सतत विकास को सुनिश्चित करती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से भी गलत है, गलत होगा, क्योंकि पर्यावरणीय लागतों को नजरअंदाज किया जाता है और औद्योगिकीकरण के कारण जीडीपी बढ़ सकती है, लेकिन ये प्रदूषण, वनों और कटाई संभावनाओं को ध्यान में नहीं रखती है। ठीक है, आंसर क्या, दोनों गलत है भी। 26 नंबर है, 26 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन है कारणांक कोर मुद्रास्फीति को हेडलाइन मुद्रास्फीति की तुलना में अंतर्निहित मुद्रास्फीति प्रवृत्ति से बेहतर संकेतक मानते हैं। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, कोर मुद्रास्फीति में भोजन और ईंधन जैसे घटक शामिल होते हैं। सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, सेकंड गलत है, क्योंकि कोर मुद्रास्फीति में जो कोर इन्फ्लेशन होता है, इसमें खाद्य और ईंधन की कीमतों को छोड़कर मुद्रास्फीति को संदर्भित करता है। चूंकि खाद्य और ईंधन की कीमतें अत्यधिक अस्थिर होती हैं, स्थिर नहीं होती है, इनको कोर मुद्रास्फीति में अंतर्निहित या निरंतर प्रवृत्ति को एक माप प्रदान करती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 26 का सी करेक्ट है। 27 आते हैं 27 नंबर, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के संबंध में विचार करने, देखते हैं इसको। पहली बात है, डब्ल्यूपीआई वस्तुओं में सेवाओं, डब्ल्यूपीआई में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। 27वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पहली बात गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती है। भारत में होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय डीपीआईआईटी के आर्थिक सलाहकार कार्यक्रम संकलित द्वारा किया जाता है। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। पहला गलत। सीपीआई को आमतौर पर निर्वाह व्यय को मापने के लिए अधिक प्रासंगिक माना जाता है। सेकेंड बात करेक्ट है ना, ओनली दूसरा करेक्ट होगा, पहला गलत है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि फरवरी यहाँ पर 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने 2012 के स्थान पर 2024 को अवेतन आधार वर्ष के रूप में सीपीआई नया जारी किया है। ये बात आपको याद रखना है, विद फरवरी 2026 की बात है। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, देखते हैं। सही पूछा है तो 2। क्वेश्चन नंबर 28, सोचिए जारी करता कौन कौन है। 28 में देखते हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये बोला है कि डब्ल्यूपीआई पे क्या हो जाएगा, आर्थिक सलाहकार कार्यालय डीपीआईआईटी। अभी मैंने आपको बताया ऊपर, क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि आर्थिक सलाहकार और उद्योग आंतरिक संवर्धन द्वारा किया जाता है ना।
तो क्या हो जाएगा, ये गलत होगा। हाँ करेक्ट है ये। सेकेंड बात है, सीपीआई औद्योगिक श्रमिक क्या होता है, श्रम ब्यूरो द्वारा, ये भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, है ना। आधार वर्ष 2024, राइट। डब्ल्यूपीआई का जो वर्तमान आधार वर्ष 22-23 है, लेकिन सीपीआई जो है सीपीआई मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त, इसका आधार वर्ष 2024 है। इसमें ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को जोड़ता है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा सेकंड। सीपीआई संयुक्त जो है उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, यहाँ से ये गलत होगा। आंसर क्या होगा, ये संयुक्त वाला हो जाएगा आपका। कौन जारी करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ और कार्यक्रम मंत्रालय एमओएसपीआई। 1-2 करेक्ट है इसका ना, 28 में ए करेक्ट होगा। हाँ 28 ए करेक्ट है, मतलब तो गलत पूछा है तो तीसरा गलत है। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक साधन है। मौद्रिक नीति का गुणात्मक साधन कौन सा है, 29 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये नैतिक दबाव इसका करेक्ट आंसर होगा। नैतिक सुझाव या नैतिक दबाव जो होता है मोरल, जो इसमें क्या होता है कि मौद्रिक नीति एक गुणात्मक क्वालिटेटिव उपकरण होता है, क्योंकि ये अनुनय और सलाह के माध्यम से साख जो क्रेडिट होती है उसकी दिशा की ओर उद्देश्य प्रभाव को प्रभावित करता है। 29 का सी करेक्ट है। 30 नंबर है, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के संबंध में विचार करना है। एमपीसी द्वारा मुद्रास्फीति को लक्षित करने के लिए डब्ल्यूपीआई का उपयोग किया जाता है। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। पहली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्यों? देखो पहला इसलिए गलत है क्योंकि 30 में पहला गलत है ना, हाँ पहला गलत है। देखो पहला इसलिए गलत है क्योंकि एमपीसी मुद्रास्फीति में लक्षित मूल्यों के लिए डब्ल्यूपीआई का उपयोग करती है ना, तो यहाँ से क्या होगा, नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति को लक्षित करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई संयुक्त का उपयोग करती है, ना कि थोक मूल्य सूचकांक का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरबीआई का गवर्नर एमपीसी के अध्यक्ष होते हैं। एमपीसी कौन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। 31 निम्नलिखित में से कौन से आरबीआई के कार्य हैं, आरबीआई के कारण में से कौन से हैं बताना है। देखो पहला बोला है कि आरबीआई कारण में से कौन से 31 में, पहला तो है वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता, है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा ये भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन करेगा। सिर्फ एक और 3 इसका करेक्ट होगा। इसमें सिक्कों को लेकर के मुद्रा जारी करना गलत है, और भारत सरकार को लेकर के राजकोषीय नीति तैयार करना ये भी गलत है, ठीक है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर है, निम्नलिखित संस्थाओं और इनकी स्थापना के कालक्रम को सब लगाना है आपको। क्या होगा 32 में लगाते हैं। पहला हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, है ना, 1934 के तहत 1935 में स्थापित और 1949 में राष्ट्रीयकरण। उसके बाद आपका आएगा क्या, उसके बाद आपका आएगा तीसरा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का आपका हो जाएगा स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के माध्यम से 1955 में स्थापित इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण द्वारा गठित था। उसके बाद आपका क्या होगा, दूसरा भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक, है ना। पहले क्या होगा, पहला आपका भारतीय स्टेट बैंक, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब होगा, आरबीआई आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण अधिनियम 1976 द्वारा स्थापित था। और लास्ट बचा आपका चौथा नाबार्ड, नाबार्ड 1982। करेक्ट आंसर ए सही है, ए सही है, सी सही है। 1 3 2 4 1 3 2 4 सी सही है, ए नहीं। 33 लीड और बैंक योजना के बारे में 1969 के बारे में मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी। आंसर 33 का हो जाएगा, ये शुरू की गई थी जिला स्तरीय विकास के लिए ऋण बैंक और ऋण समन्वय को स्थापित करना। बी क्या होगा 33 का सही आंसर होगा। लीड बैंक योजना होती क्या है, इसे दिसंबर 1969 में 1969 में किया गया था, रिजर्व बैंक के अनुसार शुरू किया गया था। इसकी उत्पत्ति गाडगिल अध्यक्ष समूह से जुड़ी है, जिसे ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग और ऋण सुविधाओं को विकसित करने के लिए दृष्टिकोण से सिफारिश की थी। 33B 34 नंबर आते हैं क्वेश्चन। प्राथमिक क्षेत्र में प्राप्त ऋण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र आते हैं बताना है। इसमें से जो क्षेत्र आएंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। एक तो छोटे सीमांत किसान और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा होती है, और निर्यात ऋण शामिल होता है या नहीं, सोचो। निर्यात ऋण जो है यहाँ पर ये शामिल होता है, करेक्ट हो जाएगा, है ना। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका डी करेक्ट है। और भी दे देगा घुमा के तो क्या करोगे, नहीं कर पाओगे। जैसे कि और दे सकता है आपको
नवीकरणीय ऊर्जा दे रखा है, सामाजिक बुनियादी ढांचा दे दिया उसने, यहाँ पे तो नहीं दे रखा है तो लिख लो पॉइंट, सामाजिक बुनियादी ढांचा हो गया, आवास हो गया, शिक्षा हो गई, है ना, कृषि हो गई, तो ये सब नोट कर लो पॉइंट। 34D। 35 35 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं बताता है। उपमानक परिसंपत्ति, ये बोला क्या होता है, देखो उपमानक की परिसंपत्ति होती है, ये क्या होती है, ये क्या होगी, ये ऐसी परिसंपत्ति जिसमें कोई समस्या प्रदर्शित नहीं होती है और जो समान जोखिम से अधिक वहन नहीं करता है। आंसर क्या होगा, पहला क्या होगा, पहला आंसर करेक्ट है ना, पहली बात क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। सेकंड, मानक परिसंपत्ति क्या होती है, ऐसी परिसंपत्ति जो 12 माह या उससे कम अवधि तक गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में बनी रहती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा है हानि परिसंपत्ति क्या होती है, ऐसी परिसंपत्ति जो 12 माह से अधिक अवधि के लिए गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में बनी होगी। तीनों बातें करेक्ट है। 35 का आंसर 1, 2 और 3 बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 वित्तीय समावेशन हेतु सरकार की निम्नलिखित पहलों को कालक्रम के अनुसार यहाँ पर नवीनतम के रूप में वर्गीकृत करना है, कौन सा होगा 36 में, देखते हैं। इसमें हो जाएगा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ठीक है, उसके बाद आपका होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और आपका हो जाएगा उसके बाद चौथा यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई। आंसर क्या होगा, 36 का सी करेक्ट है, ठीक है। कब कब है ये भी नोट कर लो। तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 2013 में शुरू किया गया था, सब्सिडी छात्रवृत्ति पेंशन को लेकर के, प्रधानमंत्री जन धन योजना है ना, उसके बाद और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीआई 2016 में, ठीक है। तो ये सब नोट कर लो पॉइंट, आंसर क्या होगा, सी करेक्ट है। 37 आते हैं, यूपीआई के संबंध में विचार करने कौन सा सही है। यूपीआई अब लगभग 8 देशों में संचालित है। 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, पहली बात यहाँ से एकदम सही है। सेकंड, इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था। दोनों बातें यहाँ से किसकी करेक्ट हो जाएंगी, आंसर क्या होगा 1 और 2, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अभिकथन है कारणार्थ। बोला इसमें कि ई रुपये भौतिक मुद्रा के समतुल्य है तथा इसका उपयोग सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक की गारंटी लेन देन, अंतिम निपटान आदि जैसी भौतिक नकदी के समान विशेषताएं प्रदान करेगा। 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा, पहली बात करेक्ट है। सेकंड बोला कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी भारत की भौतिक मुद्रा रुपए का डिजिटल रूप होता है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर हो जाएगा, दोनों से इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं डी। 39 नंबर है, अभिकथन है कारणार्थ। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी और लाभों के जो सीधा हस्तांतरण उसके माध्यम से बनाता है, उसको सक्षम बनाता है। 39 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ये वित्तीय वर्जन के सिद्धांत पर आधारित होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात जो यहाँ से रहेगी इसकी ये गलत है, इसकी सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि 2013 में शुरू की गई योजना का उद्देश्य दक्षता में सुधार करना, पारदर्शिता बढ़ाना, रिसाव को कम करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना होगा, ठीक है। तो 39 से क्या हो जाएगा, 39 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 40 है 40, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तारवादी राजकोषीय नीति के साधन है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति के साधन है कौन सा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो निगमों की दरों में कमी करना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का विस्तार करना, लेकिन सार्वजनिक अवसंरचना पूंजीगत में कमी नहीं होगी और सीमा शुल्क आयत में वृद्धि नहीं होगी। 1 और 3 यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का, ठीक है। कौन कौन सा हो सकते हैं, एक तो सरकारी व्यय में वृद्धि हो गई है ना, और करों में कमी हो गई, राइट, हस्तांतरण भुगतान में वृद्धि हो गई, राइट, हस्तांतरण भुगतान में क्या लिखा था, वृद्धि यहाँ पे तो है लिखा है स्टेटमेंट है ना, और सब्सिडी और उसमें प्रोत्साहन देना, ये सब पॉइंट हो सकते थे और भी आप लिख सकते हैं इनको, क्योंकि सरकारी खर्च घटाने के लिए अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह कम हो जाता है और कुल मांग घट जाती है, इसलिए क्या होता है, ये सरकारी संकोचनकारी राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। एक नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है यहाँ पर कि जो सीमा शुल्क होती है ये आयात शुल्क को बढ़ाना विस्तारवादी राजकोषीय नीति का मानक साधन नहीं मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 40 का बी करेक्ट है। 40 बनाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन इकोनॉमिक के, आप पूरा अच्छे से नोट्स बना सकते हो उसका अपना। 41 बजट संबंध में विचार करना, कर राजस्व प्राप्ति का एक हिस्सा होता है।
41 का पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकेंड बात बोला है कि उधार को राजस्व प्राप्तियों में शामिल किया जाता है, जबकि उधार को राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं करते हैं, है ना, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से सिर्फ पहला करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 42 है 42। रिवर्स रेपो रेट के संबंध में विचार करने कौन सा कथन सही होगा 42 में? पहली बात यहाँ से रिवर्स रेपो रेट वह दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको क्या होता है। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, रिवर्स रेपो रेट जो है ये सामान्य वृद्धि बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता के कम करने के लिए सहायता करता है। दोनों बातें करेक्ट है ना। सी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है 42 का। 43 नंबर है, नीचे दिए गए पर अभिकथन और कारण दे रखा है, देखते हैं। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से कम हो सकता है। 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा इसका 43 का क्या होगा? करेक्ट है। पहली बात यहाँ से सही है। देखो थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर जो दे रहा है स्टेटमेंट उसके साथ हम लोग पूरा देख लेते हैं इसको। पहले बजट घाटा तब होता है जब सरकार द्वारा वे उसकी प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, और सार्वजनिक वित्त घाटे के दो महत्वपूर्ण उपाय होते हैं, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट और प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट। ये संकेतक सरकार की उधार आवश्यकताओं को, पिछले ऋण के बोझ को, आकलन को कम करने में मदद करेगा, ठीक है। और राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां पर कुल व्यय की अधिकता होती है। ये सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। सेकेंड बात, प्राथमिक घाटा क्या होता है? यही पर प्राथमिक घाटा अगर देखेंगे तो राजकोषीय घाटे में जो ब्याज होती है उसके भुगतान को घटाने से जो प्राप्त होता है वह पिछले ऋण के बोझ को छोड़कर चालू वर्ष के राजकोषीय असंतुलन को प्रतिनिधित्व करेगा। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लो, हमेशा डाउट रहता है इनमें, है ना। आंसर क्या होगा? 43 का डी करेक्ट है। दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। हमेशा इस क्वेश्चन में डाउट रहता है राजकोषीय घाटा प्राथमिक, और हमेशा क्वेश्चन गलत भी होते हैं इनके। कितना भी पढ़ लो, अगर अच्छे से थोड़ा पढ़ोगे, माइंड को क्लियर करके लिख करके समझोगे तो अच्छे से याद होगा। इकोनॉमिक को क्वेश्चन लिख करके समझा करो और अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा चीज। 44 है राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंधन FRBM के बारे में विचार करने। FRBM ढांचे ने मूल रूप से केंद्र सरकार के लिए अपने राजकोषीय घाटे GDP के 3% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 44 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात, इसका संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि FRBM अधिनियम भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों का विभाग प्रशासित करता है और केंद्रीय बजट के साथ माध्यम से अवधि में राजकोषीय नीति, माइक्रो इकोनॉमिक ढांचा राजकोषीय नीति की व्यक्तित्व के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी इसकी, है ना। आंसर क्या होगा? सिर्फ एक करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 45 निम्नलिखित में से कौन सा अधिरोपण भारत में केवल प्रत्यक्ष कर श्रेणी के अंतर्गत किए जाते हैं? आंसर क्या होगा? 45 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, प्रतिभूति लेन देन, एकीकृत वस्तु सेवा कर इसमें नहीं होगा, ठीक है। 45 करेक्ट आंसर यहाँ से ए सही है। प्रत्यक्ष करों के प्रमुख एग्जाम्पल होते हैं आयकर, कारपोरेट कर, पूंजीगत कर और एकीकृत वस्तु सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर का स्रोत है, ठीक है, ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष कर का स्रोत नहीं है। आगे आते क्वेश्चन 46 नंबर, अभिकथन और कारण देखते हैं दोनों को। वस्तु सेवा कर GST के अंतर्गत कर राजस्व उस राज्य में संचित होता है जहां वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन होता है, न कि जहां उनका उपभोग किया जाता है। पहली बात क्या होगा? 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। हाँ, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जानी चाहिए। देख लेते हैं, पहला गलत है ना, लग ही रहा था पहला गलत होगा, ठीक है, पहला गलत होगा यहाँ से, क्योंकि देखो वस्तु जो सेवा कर है GST के अंतर्गत राजस्व उस राज्य में संचित होता है जहां वस्तुओं की सेवाओं का उत्पादन होता है, ना कि उपभोग होता है। ये स्टेटमेंट गलत है आपका, ठीक है। सेकंड, GST को गंतव्य आधारित कर माना जाता है। सेकंड क्या होगा? गंतव्य आधारित कर कौन होता है? GST होता है। इसको राजस्व के उस राज्य से प्राप्त होता है जहां उपभोग होता है। ये बात याद रखना है, ये लाइन याद रखोगे तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि जो गंतव्य आधारित कर होता है ये राजस्व उस राज्य से प्राप्त होता है जहां उपभोग होता है। यही समझ आ गया, उपभोग होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? GST के अंतर्गत आएगा। तो आपका आर वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत होगा। और मूल वर्धित कर क्या होता है? ये कर केवल मूल संवर्धन पर लगाया जाता है,
और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? ये व्यवसाय इनपुट पर दिए गए करों को लेकर क्रेडिट का दावा कर सकता है। तो ये पॉइंट इतने आपको नोट करना है। केवल 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा 46 का बी। 47 आते हैं। सूची को सूची 2 को मैच करने की श्रेणियां दे रखी है और यहाँ पर इसका विवरण दे रखा है। क्या विवरण इसका होगा? ठीक है, देखते हैं। पहली बात 47 में पहला बोला कि सीमा शुल्क आपको हो जाएगा आयात निर्यात पर कर, उत्पाद शुल्क हो जाएगा B51 वस्तुओं का निर्माण पर कर, उपकर जो होगा शेष, है ना, ये क्या होता है? शेष आपको हो जाएगा जो C4 किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया गया कर, अधिभार, मौजूदा देयता पर अतिरिक्त कर। ये यहाँ से सही आंसर है। 48 आते हैं। कर उछाल के संबंध में विचार करना है। कर उछाल सकल घरेलू उत्पाद में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के प्रति कर राजस्व में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। कर उछाल का एक से अधिक होना यह इंगित करता है कि कर राजस्व जीडीपी की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर 1 और 2 सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यदि कर उछाल 1 से अधिक आ रहा है ना, कर उछाल कम है और 1 से अधिक है, तो कर राजस्व जीडीपी की तुलना में धीमी गति से बढ़ेगा और ये कर चोरी, कमजोर कर प्रशासन को लेकर संकीर्ण आधार को इंगित करेगा। नोट कर लो पॉइंट। 49 नंबर है 49। 16 वित्त आयोग के संबंध में विचार करना है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पंगड़िया है। 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है 49 में सेकेंड बोला है कि हाँ, इसके राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किसी राज्य के आर्थिक योगदान को मान्यता देते हुए 12% भारांश सहित एक नया मानदंड प्रस्तुत किया है। सेकेंड बात गलत है। सेकेंड बात क्या गलत है? क्योंकि 16वें वित्त आयोग ने आर्थिक प्रदर्शन पुरस्कृत करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव पेश किया था और राज्यों के बीच वितरण संशोधित विचलन सूत्र पर आधारित बताया था, जिसमें दूरी करीब 42%, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या 17.5%, जनसंख्या की प्रदर्शन 10%, क्षेत्र में 10%, वन पारिस्थितिक में 10% और जीडीपी में योगदान के लिए एक नया भार शामिल किया था 10%। जबकि 15वें वित्त आयोग ने उपयोग किए गए कर में राजकोषीय पैरामीटर बाहर रखा गया था इससे। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 बोला है कि प्रथम वित्त आयोग के संबंध में विचार करना है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1950 में किया गया था। पहली बात क्या होगी? 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है? नहीं करेक्ट है, गलत है पहली बात। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि प्रथम वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। किसी नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। करेक्ट हो जाएगा, आंसर है। 51 नंबर है 51। विश्व व्यापार संगठन WTO की निम्नलिखित सब्सिडी कृषि में व्यापार को विकृति के अनुसार उच्चतम न्यूनतम कर में व्यवस्थित करना है। आंसर क्या होगा? 51 का करेक्ट आंसर यहाँ से एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स 213 करेक्ट होगा। 51 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 52 आते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संबंध में विचार करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अनुशंसा कृषि लागत मूल आयोग CPC द्वारा की जाती है। 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत में सभी फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी प्राप्त होती है। गलत है। सेकेंड बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर MSP से शामिल फसलों में वर्तमान 22 फसलों के लिए MSP की घोषणा की जाती है, ना कि सभी फसलों के लिए। तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है डी। 53 नंबर है अभिकथन है कारणार्थ रणनीतिक विनिवेश से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में दक्षता सुधार संभव होती है। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है ना? पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, ये निजी क्षेत्र की दक्षता पूंजी और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करता है। दोनों बातें करेक्ट है। इसकी मुख्य विशेषताएं भी कुछ होती हैं, जैसे कि नोट कर सकते हो कि प्रबंधन और नियंत्रण हस्तांतरण, सरकारी हिस्सेदारी में 50% नीचे गिर जाना या उससे ऊपर रहना। ठीक है, स्वामित्व को पूरी तरह से स्थानांतरित करना और आवश्यक हो जाना। राइट, दक्षता में सुधार करना, तो ये सब यहाँ पे शामिल होते हैं। 53 का आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। ट्रेजरी बिल है ना, ट्रेजरी बिल अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां होती है। उसके बाद कॉल मनी, बैंकों के बीच उधार लेना शामिल होता है ना। उसके बाद क्या होगा? वाणिज्यिक पत्र आपका कंपनी द्वारा जारी असुरक्षित, यहाँ पर जो टैक्सेस आते हैं इसको जो वचन पत्र होता है वो शामिल होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा इसमें कि जमा, यहाँ पर टैक्सेशन का जो एरिया होता है
है ना, जमा यहाँ पर एक जो सर्टिफिकेशन होता है इसमें क्या रहेगा, जमा सर्टिफिकेशन में आपका हाँ 4th नंबर रहेगा, जो बैंकों के द्वारा यहाँ पर पराक्रम जो सापेक्ष होते हैं वो। करेक्ट आंसर 54 का डी करेक्ट है ना। 55 यहाँ से इसमें बोला कि जो विथ रेफरेंस बॉन्ड एंड इसके जो डिवेंचर्स होते हैं इन विच फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट, है ना, कौन सा इसमें करेक्ट होगा। फर्स्ट है, इसमें बोला कि बॉन्ड और डिवेंचर के संबंध में विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, बॉन्ड आमतौर पर सरकारों और बड़े जो सार्वजनिक संस्थान होते हैं उनके द्वारा दीर्घकालिक निधि जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं। 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, डिवेंचर सुरक्षित ऋण साधन होते हैं जो केवल जारीकर्ता की साख प्रतिष्ठा द्वारा समर्थित होते हैं। सेकेंड यहाँ से क्या होगा, ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। 55 का आंसर 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे। सी। क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार मध्यस्थ सेबी के विनियामक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। सही आंसर हो जाएगा म्यूचुअल फंड्स और एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, ठीक है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। 3 यहाँ से करेक्ट होगा, लेकिन प्राथमिक कृषि ऋण समिति इसमें नहीं होगी, है ना। 1 to 3 सिर्फ इसका करेक्ट होगा। और भी है जैसे कि विदेशी पोर्टफोलियो जो हो जाएगा वो, है ना, और निवेश सलाहकार, अनुसंधान विश्लेषक और मर्चेंट बैंकर, स्टॉक ब्रोकर्स, ये सब भी शामिल होते हैं, नोट कर सकते हो। आगे क्वेश्चन आते हैं 57 है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में विचार करना है। सेंसेक्स NSE का बेंचमार्क सूचकांक है 57। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, गलत है, पहला गलत हो जाएगा। सेंसेक्स NSE बेंचमार्क सूचकांक है तो ये बात इसका गलत है। सेकंड बात है, निफ्टी 50 BSE में बेंचमार्क सूचकांक है, ये भी गलत है। दोनों यहाँ से इसके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 57 का बी करेक्ट है, ना तो 1 सही होना ही 2। 58 आते हैं 58, निम्नलिखित में से कौन सा मद चालू खाते के अंतर्गत का भाग होते हैं। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो विदेश में रह रहे भारतीयों का प्रेषण, उपहार और दान, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसमें नहीं होगा। 58 का आंसर 1 2 3 करेक्ट है, ए नंबर। 59 नंबर है 59, व्यापार अधिशेष के संबंध में विचार करना है। व्यापार अधिशेष तब होता है जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है। 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड बात है, व्यापार अधिशेष का अनिवार्य रूप से यह अर्थ होता है कि भुगतान संतुलन भी अधिशेष में होगा। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है इसकी। क्यों, क्योंकि भुगतान संतुलन BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ये काफी व्यापक है और इसमें चालू खाता तथा पूंजीगत वित्तीय खाता शामिल होता है। इसलिए किसी भी देश में व्यापार अधिशेष हो सकता है, लेकिन सेवाओं या आय में किसी बड़े भुगतान के कारण चालू खाता या घाटा को लेकर इसमें BOP नहीं होगा। तो 1 सिर्फ करेक्ट है, आंसर डी। 60 नंबर है, 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का भाग है। विदेशी मुद्रा भंडार का भाग इनमें से कौन सा है बताना है। आंसर हो जाएगा करेक्ट 60 का यहाँ से, एक तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विदेशी आहरण अधिकार, रिजर्व, ट्रेजरी पोजीशन। आंसर यहाँ से 60 का डी करेक्ट है सभी। 60 बनाते हैं, नीचे दिए गए भी कथन और कारण है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से आज से किसी देश विदेशी इकाई को किसी अन्य देश में उत्पादक और संपत्ति जो होती है उसकी व्यवसायिक परिचालन में किया गया निवेश क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसका 61 का करेक्ट है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI एक स्थायी हित और प्रबंधन नियंत्रण प्राप्त करने के लिए इरादे से किसी अन्य देश के उत्पादक परिसंपत्तियां या व्यावसायिक संचालन में एक विदेशी संस्था द्वारा किए गए निवेश को संदर्भित करता है। सेकेंड है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पूंजी निर्माण और प्रौद्योगिकी अंतरण में योगदान देता है। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड यहाँ से गलत है, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर 61 का बी। 62 62 नंबर है, एक्जिम नीति के बारे में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं एक्जिम नीति। पहला,
निर्यात आयात नीति, इसको बोलते हैं एक्जिम नीति। ठीक है, ये एक्जिम नीति का प्रबंधन और घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा क्या होता है, की जाती है, जहां ये प्रत्यक्ष रूप से विदेशी देशों में संबंधित होता है। पहला क्या होगा, 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है ना। पहला क्या होगा, पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निर्यात आयात नीति, जिसे अब विदेशी व्यापार नीति के जाना जाता है, राइट, और उस देश के लिए व्यापार को विनियमित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया एक व्यापार नीति ढांचा होता है। और एक्जिम नीति विदेश व्यापार अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया था और इसे वाणिज्य बैंक और उद्योग मंत्रालय तक अपनी कार्यक्रम एजेंसी और विदेश व्यापार महानिदेशालय के अंतर्गत प्रशासनिक किया जाएगा। सेकेंड बात है, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना और वैश्विक बाजार की जो प्रतिस्पर्धा उसको बढ़ाना होगा। सेकेंड करेक्ट है, आंसर है। क्वेश्चन 63 है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजेड में एसईजेड इकाई के विकास, परिचालन और रखरखाव हेतु वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात जो घरेलू कर है उसको सुविधा होती है। पहली बात यहाँ से क्या होगा, पहली बात करेक्ट है। सेज के भीतर कारखाना स्थापित करने वाली कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को स्थानीय घरेलू बाजार में बिना किसी सीमा उत्पाद या कर के बेच सकती है। गलत है, नहीं बेच सकती है ना, गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, सिर्फ पहला करेक्ट है यहाँ से, है ना, पहला करेक्ट है तो डी। 64 निर्यात प्रसंस्करण के बारे में विचार करना है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ऐसे विशेष क्षेत्र रूप हैं, निर्दिष्ट क्षेत्र होते हैं जिन्हें निर्यात को प्रोत्साहन करने और विदेशी मुद्रा अर्जन करने के लिए स्थापित किया गया है। 64 का पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 64 के यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, कांडला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1964 में एशिया का पहला स्थापित ईपीजेड था। सेकंड बात गलत है, क्योंकि ईपीजेड का उद्देश्य निर्यात आधारित औद्योगिकरण को बढ़ावा देना होता है और विदेशी निवेशों में आकर्षित करना, रोजगार पैदा करना और विदेशी मुद्रा अर्जित करना, है ना ये। और पहला ईपीजेड कांडला निर्यात प्रसंस्करण 1965 में स्थापित गुजरात में था, न कि 64 में। सिर्फ पहला करेक्ट है, आंसर डी। 65 नंबर 65, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 में, 1 जनवरी 1995। कथन है, कारणार्थ IMF संप्रभु सरकारों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये मुद्रा संकट का सामना कर रहे सदस्य देशों को आपातकालीन ऋण प्रदान करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। दोनों बातें सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 66 के यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। 67 आते हैं, इसमें बोला विश्व बैंक समूह के यहाँ पर जो निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार यहाँ पर सबसे पहले से सबसे बाद तक व्यवस्थित करना है, कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर यहाँ से पहला तो जाएगा आपका ब्रिटेन वुड्स समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक IDA का गठन किया गया था और बहुपक्षीय निवेश गारंटी MIGA की स्थापना हुई थी। ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर 67 का ए करेक्ट है। 68 आते हैं, सूची को सूची 2 को मैच करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इसका मुख्यालय कौन सा होगा? पहली बात है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, क्या होगा इसका? सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं दे रखा है, नीचे दे रखा होगा, यहाँ काठमांडू नेपाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विश्व बैंक का क्या हो जाएगा? विश्व बैंक आपका हो जाएगा मुख्यालय वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहाँ पर है? तो नीचे हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन का हो जाएगा WTO जिसको बोलते हैं ना, इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये ऊपर लिखा हुआ है सेकंड पे। और एशियाई विकास बैंक मनीला फर्स्ट नंबर पर दे रखा है। ठीक है, मैच करेंगे तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ से मैच कर रहा है। 69 नंबर है 69 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? पहली बात है, देखते हैं। पहला बोला है कि ILO की स्थापना 1919 में प्रसिद्ध वर्साई की संधि के साथ भाग के साथ हुई थी। पहला 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, भारत को ILO के शासी निकाय के रूप में चुनाव नहीं लड़ना पड़ता क्योंकि उसके पास एक स्थायी गैर निर्वाचित सीट होती है। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों सही है। सी 70 नंबर है, वर्ष 2025 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में विचार करना है। ये किन व्यक्ति को प्राप्त हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्राप्त हुआ है जोएल मोकिर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट, तीनों को प्राप्त हुआ है। सी 71 है, वर्ष 2024-25 में भारत का सकल मूल्यवर्धन GVA में
कृषि वृद्धि के संबंध में योगदान लगभग कितने परसेंट था? ये था कितना परसेंट? 18% था, 18%। 72 कृषि नियोजन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक रूप से कितने कृषि जल क्षेत्रों में परिसीमन किया है? आंसर हो जाएगा 9। कितने? 9। और यूपी भारत में गन्ना और आलू का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, यह भी आपको याद रखना है। 73 आते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के बारे में। NFSA जो है, इसके अंतर्गत राशन कार्ड जारी करने प्रयोजन से परिवार के 18 वर्ष से उससे अधिक की आयु सबसे वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया माना जाता है। ऐसा है क्या? पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी, है ना। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि NFSA जो है, इसके अंतर्गत आच्छादित अन्य योजना परिवारों को रियायती दरों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है ना। ये गलत होगा, क्योंकि इसके तहत अंत्योदय योजना को प्रति माह 35 किलोग्राम मिलता है, जबकि प्राथमिक परिवार वालों को यहाँ पर 5 ही किलोग्राम मिलेगा। ठीक है, ये गलत होगा। वन यहाँ से क्या इसका करेक्ट है? आंसर सी। गलत पूछा है, सेकंड तो गलत होगा ना। सेकंड गलत है, पहला सही है, तो क्या होगा आंसर? पूछे कौन सा सही पूछा है ना, 1 मिनट देखते हैं कौन सा सही है और सही उत्तर चुनना है। सही चुनना है तो आंसर हो जाएगा केवल पहला सही है ना, तो सी आंसर होना चाहिए आंसर इसका 73 का। आगे आते हैं क्वेश्चन 74। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा बताना है आपको। 74 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि कौन सा इसमें सही होगा बताना है। भारतीय खाद्य निगम FCI सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्रीय पूल के अंतर्गत गेहूं और चावल की खरीद के लिए नोडल अभिकरण होगा। 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, सरकार खाद्यान्न का एक बफर स्टॉक बनाए रखती है तथा न्यूनतम बफर स्टॉक मानकों की समीक्षा और निर्धारण कृषि लागत मूल्य आयोग CFCP द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात इसकी गलत होगी। क्यों? सेकेंड बात इसलिए गलत है क्योंकि न्यूनतम बफर स्टॉक मानदंड यानी गेहूं और चावल की न्यूनतम मात्रा जो सरकार के लिए किसी भी समय रखनी चाहिए या रखनी अनिवार्य होती है, ये भारत सरकार द्वारा तय की जाती है, ना कि CFCP द्वारा। तो गलत हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर है। 75 नंबर आते हैं। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वन नेशन वन राशन कार्ड जो है उसके हिसाब से यहाँ पर इसमें सही वर्णन करता है? करेक्ट आंसर 75 का हो जाएगा, वन नेशन वन कार्ड ये NFSA लाभार्थियों के भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान की रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति देती है। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर जो टेस्ट पेपर था, है ना, टेस्ट पेपर 12 यहाँ पर दृष्टि है इसका, सेक्शनल पेपर हम लोगों ने कवर किया। और यहाँ से काफ़ी अच्छी क्वेश्चन, जितने टॉपिक हैं आपको टॉपिक आपको जाकर डीप में कवर करना है कि टॉपिक को बुक उठाना, मैंने आपको बुक बताई कौन सी है, नोट्स बताया कौन सा, उस तरीके से आप अगर करोगे तो काफ़ी चीज़ एग्जाम आते जाते तक कर पाओगे। साथ में आंसर राइटिंग को ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग जरूर करना है। बिना आंसर राइटिंग के प्रीलिम्स तो हो जाएगा मान लो, तो मेंस में बहुत दिक्कत होगी, है ना, नहीं कर पाओगे 2-3 महीने में मेंस का। इसलिए मेंस के आंसर 2-4-3 आप लिखते रहो। मैं आंसर राइटिंग की क्लास भी करा चुका हूँ, उसको देख के आंसर समझो, आप उसको देख के लिखो, नहीं समझ आता उसके बाद बोलो तो भी बताओ, मैं आपको बताऊंगा चीज़ें। ठीक है, एंड करते हैं।